Hello everyone, I hope you all are perfectly fit and fine and you are being very regular with your studies. आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, डिफरेंट टाइप्स क्या हैं जिनके बेसिस पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, बेनिफिट्स और कॉस्ट्स क्या हैं जो एफडीआई के अंदर आते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी home country and the host country. And along with that we'll also study today कि कौन कौन से prohibited sectors हैं जिनमें FDI permitted नहीं है. एंड इसके साथ साथ हम आज FPI के बारे में भी समझेंगे कि FPI क्या है और वो FDI से कैसे डिफरेंट है. तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो, बट बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू, please do like, share and subscribe the channel and be regular with the channel for all the latest updates. Let's proceed. FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. नंबर ऑफ टाइम्स वी हैड दिस डिस्कशन इन माई प्रीवियस वीडियोज़ दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एफडीआई का सिंपल सा मतलब है कि हम किसी बाहर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, किसी बाहर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई बाहर की कंपनी हमारी कंट्री में हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो कहलाता है सिंपल से टर्म्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. As far as definition is concerned, you can look at your screens. I've written FDI is an investment made by a firm or an individual in one country into business interests located in another country. ठीक है. Instead of transferring the goods and services from one place to another, we enter into the phase of internationalization through FDI. ठीक है. इसको कह सकते हैं कि बहुत ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, जहां आप इन्वेस्टमेंट करके इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हो. ठीक है. जब हम FDI की बात करेंगे तो वी आर नॉट ओनली कंसर्न्ड कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट कि कौन सी कंट्रीज़ हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, एंड एट द सेम टाइम कौन कौन सी वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करना अलाउड है एंड अंडर व्हाट कैटेगरीज. ठीक. अब जो अगली बात करेंगे वो करेंगे FPI के बारे में, दैट इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. As far as portfolio is concerned, we can simply understand it as a combination of securities and assets. ठीक है. वो हमारा पोर्टफोलियो होता है. As far as portfolio investment is considered, you can look at your screens. FPI refers to the investments made in securities and other financial assets issued by another country. जब हम FPI की बात करें तो हम या तो सिर्फ सिक्योरिटीज़ की बात करें या कोई भी और तरह का फाइनेंशियल असेट की बात कर रहे हैं जो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है और इन अ कंपनी. राइट. बेसिक डिफरेंस जो है FDI और FPI का, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं. मान लो हम इन्वेस्टर हैं, वी आर अ मल्टी मिलेनियर. सोचने में क्या जाता है, राइट? Imagine yourself as a multimillionaire. Hopefully you will be one day. So suppose you are a multimillionaire and now you are planning to invest into foreign country. You are wanting to enter into a phase of internationalization. FDI जब आप करोगे तो आप किसी कंपनी को अक्वायर करोगे, लेकिन जब आप FPI में एंटर करोगे तो आप उस कंपनी के सिर्फ कुछ शेयर्स को या कुछ स्टेक्स को ही अक्वायर करोगे. ठीक है. ये बेसिक डिफरेंस होता है. FDI में वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर कंपनी, whereas when we are talking about FPI we are talking merely about a particular shares or the stakes through which we can enter into the investment process of that particular कंपनी. सो आई जस्ट होप FDI और FPI का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा एंड यू विल रिमेंबर इट इवन इन द एग्जामिनेशन. ठीक है. हम भूलने के लिए तो नहीं पढ़ते हैं ना, सो प्लीज़ रिटेन दैट इन योर मेमोरी व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू. नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ FDI, कि क्या डिफरेंट टाइप्स हैं जिनके अंदर FDI का प्रोसेस हो सकता है. 3 टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमरेट. ठीक. ये तीनों मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसके अलावा भी अगर ये 3 टाइप्स कहीं और भी पढ़ते हो किसी बिजनेस स्ट्रैटेजी के कॉन्सेप्ट में या कहीं भी, तो इसको समझ लेना कि ये इसका मीनिंग जो है ना इन तीनों वर्ड्स का, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट, ये सिमिलर रहता है. ठीक. As far as horizontal foreign direct investment is concerned, it involves establishing the same type of industry in foreign country. मतलब जिस इंडस्ट्री में हम डील कर रहे हैं बिल्कुल वही सिमिलर इंडस्ट्री हम फॉरेन कंट्री में इस्टेब्लिश करेंगे. एक सिंपल से एग्जाम्पल लेके चलते हैं और इन तीनों में वही सेम एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए. अगर जैसे मान लो आप स्पोर्ट्स शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, स्पोर्ट्स शूज़ सेल कर रहे हो, तो जो बिजनेस आपका यहाँ इंडिया में इस्टेब्लिश है वही सेम बिजनेस, स्पोर्ट्स शूज़ का ही बिजनेस आप फॉरेन कंट्री में भी लेकर के जा रहे हो एंड यू आर एंटरिंग इनटू अ फेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन. ठीक. वर्टिकल में इट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग और एक्वायरिंग डिफरेंट
बट रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज़ इन अ फॉरेन कंट्री। थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपका, कह सकते हो कि जो एक्विजिशन आप कर रहे हो फर्म का, लेकिन वो मोर और लेस सिमिलर होगा जो आप पहले जिस बिजनेस में आप पहले ऑलरेडी इन्वॉल्व थे। जैसे मान लो कि आप पहले इनिशियली स्पोर्ट्स शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे थे, सेल कर रहे थे, तो आपने हॉरिजॉन्टल में आप जब इंटरनेशनलाइजेशन में गए तो आप स्पोर्ट्स शूज़ के ही बिजनेस में डील कर रहे हो। लेकिन जब आप वर्टिकल एफडीआई की तरफ जाओगे तो अब आप स्पोर्ट्स शूज़ से हटकर आप सैंडल्स में जा सकते हो। यू कैन गो फॉर फ्लोटर्स, यू कैन गो फॉर वेजेस, यू कैन गो फॉर हील्स, समझ रहे हो? मतलब बेसिक बिजनेस जो है वो शूज़ का ही रहेगा, बस उसका टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर आता है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट, ये जो वर्ड है ना, इसको एकदम दिमाग में फिट कर लो। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब हो गया अनरिलेटेड, ठीक। इट इन्वॉल्व्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस दैट इज अनरिलेटेड टू इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ होम कंट्री। यहाँ होम कंट्री में हम मान लो स्पोर्ट्स शूज़ का बिजनेस रन कर रहे थे, लेकिन जब हम कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई की तरफ जा रहे हैं तो मान लो हमने वहाँ पे कोई और किसी और टाइप का किसी और टाइप का इन्वेस्टमेंट किया। जैसे मान लो हमने फूड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया या हमने टेक्सटाइल्स में इन्वेस्ट किया, एनीथिंग दैट इज कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू व्हाट वी वर डूइंग। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट हमारे लिए, जिसको हमने पहले यहाँ पे अपनी होम कंट्री में यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स हैं जिनके बेसिस पे एफडीआई होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब बिल्कुल सिमिलर जो होम कंट्री में, वही एज इट इज इंटरनेशनल मार्केट में। वर्टिकल जो होम कंट्री में उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन जो बेसिक सर्विस जो आप प्रोवाइड करा रहे थे वो सेम हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट में टोटली अनरिलेटेड, होम कंट्री में कुछ और प्रोवाइड कर रहे थे आप, वेयर एज इंटरनेशनल मार्केट में अब वो कुछ और होगा, ठीक। सो आई जस्ट होप इट्स क्लियर। प्रोसीडिंग फर्दर, द बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई फॉर द होम कंट्री। पहले तो ये समझ लो कि होम कंट्री और होस्ट कंट्री कौन सी होती है। होम कंट्री आपकी डोमेस्टिक कंट्री होगी जहाँ पे आपका इनिशियल बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है, वेयर एज होस्ट कंट्री वो होगी जहाँ पे आपकी सब्सिडरी एस्टैब्लिश्ड होगी। तो होम कंट्री हो गया पेरेंट कंपनी का प्लेस, पेरेंट कंपनी का कंट्री, वेयर एज होस्ट कंट्री हमारा एफिलिएट या सब्सिडरी का कंपनी या कंट्री होता है, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट्स जो होम कंट्री के लिए यानी कि पेरेंट कंपनी के लिए, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो देख लेते हैं। सबसे पहला है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन यानी कि बेनिफिट हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम अपने डोमेस्टिक लेवल पे जैसे कस्टमर्स के साथ डील कर रहे थे, अब जब हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जा रहे हैं तो वो हमारा मार्केट ही डाइवर्सिफाई हो जा रहा है, हमारा कस्टमर बेस ही डाइवर्सिफाई हो जा रहा है, ठीक है। तो उसका एडवांटेज हमें मिलेगा क्योंकि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स में अब डील करेंगे, डिफरेंट कह सकते हो कि कस्टमर्स को अप्रोच करेंगे, तो अल्टीमेटली वील बी गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ इट, वील बी एबल टू मैक्सिमाइज आवर सेल्स एंड हेंस earn better profits. उसके बाद tax incentives. There are certain tax incentives that you will be benefiting with when you enter into the international market. फिर आता है lower labor costs. होम कंट्री के लिए ये बेनिफिशियल इसलिए रहता है बिकॉज लेबर इज अवेलेबल एट अ चीपर रेट फॉर गेटिंग इनटू द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन. उसके बाद प्रेफरेंशियल टैरिफ्स. The tariff rates that are there while you are entering into international business, they are you can say much more subsidized, or they are much more at a lower rate, and most of the organizations, most of the countries that have entered into collaboration, उन्होंने tariffs और quotas को पूरी तरह से हटा भी दिया है. So this is again a benefit for the home country. उसके बाद सब्सिडीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ. कोई भी चीज़ आपको गवर्नमेंट से जब कह सकते हैं कि कम रेट में मिल रही, मान लो कोई चीज़ 1000 की है बट आपको 500 की मिल रही है, तो ये सब्सिडाइज रेट जो हुआ 500 का बैलेंस वो गवर्नमेंट पे करे. तो सब्सिडीज़ भी होम कंट्री को मिलती हैं इफ़ द कंपनी इज एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट. ठीक, अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई फॉर होस्ट कंट्री. होस्ट कंट्री यानी कि वो कंट्री जहाँ पे हमने अपना एफिलिएट या अपनी सब्सिडरी एस्टैब्लिश की है. सबसे पहला है इकोनॉमिक स्टिमुलेशन. नाउ सिंस हम पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वी आर द डोमेस्टिक कंट्री और हम वहाँ पर जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ पे जो हम इनकम गेन करेंगे, वहाँ पे जो हम इनकम जनरेट करेंगे, दैट विल ऑल्सो बी बेनिफिटिंग द इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल. जो वहाँ पे कह सकते हो कि लेबर फोर्स है, जो वहाँ पे वर्क फोर्स है, उनके लिए एक you can say कि it will be a better opportunity for them to grow, right? Third is increase in employment. Employment will but obvious increase कि कहीं पर कोई नया प्लांट सेटअप हो रहा है, कोई नई फर्म सेटअप हो रही है, तो वहाँ पे काम करने के लिए हमें वर्क फोर्स तो चाहिए ना, हमें लेबर फोर्स तो चाहिए. सो अल्टीमेटली दैट विल इंक्रीज द employment. Next is
access to management expertise, whatever managerial decisions that will be availing. जैसे मैंने management contracts के अंदर आपको बताया था कि this contract is basically entered to avail the management expertise from the फॉरेन कंट्री. ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू अ कोलैबोरेशन, द होस्ट कंट्री इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम द मैनेजमेंट एक्सपर्टीज दैट द होम कंट्री इज गोइंग टू प्रोवाइड. एंड द लास्ट इज एक्सेस टू स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी. माइट बी पॉसिबल कि जो स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज हमारे पास है वो उस कंट्री में अवेलेबल ना हो, राइट. सो अल्टीमेटली जब हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम जब वहाँ पर अपना प्लान सेटअप करेंगे, तो they will be also benefiting from the skills and technologies that we are already having and they are still deprived of. ठीक, अब बात करते हैं हम कॉस्ट ऑफ होम कंट्री के बारे में, यानी कि जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री है, जो हमारी कंट्री है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, उसको क्या क्या कॉस्ट बियर करना पड़ता है. कॉस्ट बियर नॉट मेयरली टॉकिंग अबाउट एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू मॉनेटरी वैल्यू बट अदर इफेक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू इट. सबसे पहला है हमारा रिस्क फ्रॉम पॉलिटिकल चेंजेस. देखो, हर गवर्नमेंट, जैसे हम अपनी कंट्री की बात करें तो वी हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट जो चेंज होती है, ये ज़रूरी नहीं कि हर बार स्टेबल हो, सेम गवर्नमेंट ही सेलेक्ट होके आए, इलेक्ट होके आए. ठीक है, तो हर गवर्नमेंट अपनी एक नई पॉलिसी, अपने नए रूल्स और रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करती है. अब वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी क्या रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक अफेक्ट कर देता है हमारी होम कंट्री के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, राइट. सो दैट बिकम्स अ कॉस्ट फॉर द कंपनी और यू कैन से द कॉस्ट फॉर द country. Next is hindrance to domestic environment. Now जब you have to understand कि when a person is getting into internationalization, ये but obvious बात हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगेगा इंटरनेशनल मार्केट में. यस और नो? क्योंकि देखो, इम्पोर्टेड चीज़ों की जो डिमांड होती है वो हर जगह ज़्यादा ही होती है. यू नो, पीपल लाइक हैविंग इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स दैट कैन बी अ सिंबल ऑफ, दैट कैन बी अ स्टेटस सिंबल फॉर देम. ठीक है, तो अल्टीमेटली जब बाहर से हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनीज आर गेटिंग इनटू एन ऑब्जर्वेशन और यू कैन से दे आर ऑफ द ओपिनियन दे somewhere lack to focus on the domestic country or somewhere they lack to focus on the domestic business that they had already set up. and इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं जो हमारा डोमेस्टिक बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होने लगता है. फिर है इकोनॉमिक नॉन वायबिलिटी. वट एवर द इकोनॉमिक कंडीशंस आर देयर that are not stable, they keep on changing, so that again becomes a hindrance for it. Next is expropriation. Expropriation का मतलब समझ लो. Expropriation simply means that the government is taking charge of certain industries जिसको the government thinks is running an illegal business or the business is going to harm the economy of the country. उसका चार्ज जो है वो गवर्नमेंट ले लेती है. ये होता है एक्सप्रोप्रिएशन. नेक्स्ट इज लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन होम कंट्री. जब आपको प्रॉफिट बाहर से ज़्यादा हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना कह सकते हैं ब्रांचेस इंटरनेशनल मार्केट में सेटअप करना चाहोगे, और जब आपकी ब्रांचेस डोमेस्टिक कंट्री में कम हो रही हैं तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम होने लगेंगी. ठीक है, तो ये थे हमारे कॉस्ट ऑफ होम कंट्री. जस्ट 5 points, वेरी सिंपल टू रिमेंबर एंड लर्न. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ होस्ट कंट्री. फर्स्ट इज कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. नाउ माइट भी, देखो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दो कंट्रीज़ का कल्चर जो है दैट इज़ नॉट सेम, राइट. तो हमारा कल्चर कुछ और है. वी आर इनटू इंडियन कल्चर. हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा अपब्रिंगिंग, हमारा बिलीफ सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दैट इज देयर इन दी वेस्टर्न कंट्रीज और इन दी वेस्टर्न कल्चर, राइट. सो उसके हिसाब से हमारे टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स भी डिपेंड करती हैं. तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक हिंड्रेंस बन जाता है, ये हमारे लिए इंटरफेरेंस बन जाता है. और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है जब गवर्नमेंट when the government is interfering on the part of making decisions, rules and regulations for international business. Next is unhealthy competition to domestic players. जो भी डोमेस्टिक कह सकते हो, जो भी डोमेस्टिक फर्म्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है होम कंट्री में, उनके लिए एक अनहेल्दी कॉम्पिटिशन हो जाता है, राइट. नेक्स्ट इज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज. वट एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल लोकली, सिंस वी आर सेटिंग अप अ फर्म इन अ फॉरेन कंट्री, वी नीड टू एनालाइज कि जो रिसोर्सेज, जो रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो ईजिली वहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं है, राइट.
and now since they are easily available, more or less when you start earning better profits, you attempt to produce more, right, which again results in overutilization of the resources that are being available locally in the होस्ट कंट्री. नेक्स्ट इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं लाइक फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर एंड ऑल, ठीक है, ये सब कुछ आएगा ह्यूमन राइट्स में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर फोर्स चाहिए काम करने के लिए. तो इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट स्लॉट ऑफ वर्क फोर्स, द कंट्रीज आर मेकिंग एन अटेम्प्ट टू एम्प्लॉय द the children also who are somewhere ultimately which is somewhere violating the human rights. Next is threat to indigenous technology. The technology, whatever upgradations are there, that is, you can say, some way or the other hampering the host country as well, because जो कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने की, मैन्युफैक्चर करने की, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही हैं. एंड द लास्ट इज थ्रेट टू लोकल प्रोडक्ट्स. जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल है, वो कहीं ना कहीं दे आर फेसिंग अ थ्रेट इन द मार्केट, क्योंकि एवरीबडी इज मूविंग टूवर्ड्स द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स. एवरीबडी वांट्स टू हैव अ बेटर स्टेटस सिंबल, तो वो लोकल प्रोडक्ट्स ना लेकर के इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, राइट. सो दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ द होस्ट कंट्री. आई होप इट्स क्लियर, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ बोथ होम एंड होस्ट कंट्री. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, FDI पॉलिसी इन इंडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लो. FDI पॉलिसी इन इंडिया इज लार्जली टू ईज आउट FDI नॉर्म्स अक्रॉस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. क्यों फॉर्मुलेट की गई थी? सो दैट जो FDI का जो फ्लो है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, वो स्मूथ हो सके. India is a part of top 100 club on ease of doing business and globally ranks first in the greenfield FDI ranking. If you remember, modes of entry में मैंने आपको greenfield और brownfield बताया था. greenfield मतलब जब आप कोई नई enterprise किसी foreign market में, किसी international market में setup कर रहे हो, that is greenfield. whereas brownfield कि आप किसी already operating firm को या organization को acquire कर रहे हो, ठीक है. Please do remember about greenfield and brownfield. Now the FDI routes, what are the basic categories under which FDI is permitted? सबसे पहला कैटेगरी हमारा ऑटोमेटिक रूट. Now government approval is not required for investment. जो ऑटोमेटिक रूट है, there are certain firms which are going to come under automatic route, and the approval of the government is not required for investing into such firms. Second is government route. Prior government approval required for investment. That means under these sectors आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी. उसके बाद ही अगर गवर्नमेंट परमिट करता है तभी आप उन सेक्टर्स में कह सकते हो कि FDI कर सकते हो, उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. और थर्ड कैटेगरी आती है जो हमारी ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट का कंबाइन करके बनती है. देयर आर सर्टेन सेक्टर्स जिसमें कुछ परसेंटेज ऑटोमेटिक रूट से परमिटेड होता है और कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट रूट से परमिटेड होता है, ठीक है. नाउ FDI पॉलिसी में इफ़ यू वांट टू नो द सेक्टर्स, देयर आर अराउंड 59 सेक्टर्स, जिसमें क्या क्या डिफरेंट फेजेस हैं, क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं, कौन सी कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी 1, 2, 3 सिर्फ ऑटोमेटिक है, सिर्फ गवर्नमेंट है, या ऑटोमेटिक प्लस गवर्नमेंट है. 59 सेक्टर्स हैव बीन मेंशन्ड ऑन दी ऑफिशियल साइट ऑफ द FDI पॉलिसी ऑफ इंडिया. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड हैव अ लुक एट इट. माइट बी पॉसिबल कि उससे कोई क्वेश्चन आ जाए. 59 सेक्टर्स को याद रखना, आई नो इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट स्टिल हैविंग अ लुक एट इट won't do any harm to you, right? Now proceeding further, the last and the most important one, prohibited sectors under FDI in India. ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं, ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोहिबिटेड है इंडिया में. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NTA NET JRF एग्जामिनेशन. ये देखो हमारे MCQ का एग्जामिनेशन होता है, MCQ टाइप का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव. तो क्वेश्चन किस फॉर्म में बनेगा ये आप समझ सकते हो कि बेसिकली ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते और अल्टीमेटली वहाँ पे गलत करके आ जाते हैं, ठीक है. सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस. ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये सेक्टर्स के नाम याद रख लो. इट्स वेरी वेरी सिंपल. सबसे पहला है लॉटरी बिजनेस, दूसरा है गैम्बलिंग एंड बेटिंग, तीसरा है चिट फंड्स, फोर्थ इज निधि कंपनी, फिफ्थ इज रियल एस्टेट बिजनेस और फार्म हाउस कंस्ट्रक्शन. दिस इज ऑल्सो नॉट परमिटेड अंडर FDI. फिर सिगार्स, सिगरेट्स, टोबैको एटसेट्रा, then atomic energy and then railway operations, right? in sectors में FDI completely banned है, right? यहाँ पे FDI नहीं हो सकता. no foreign company can
invest into these particular sectors, these particular industries. So I just hope FDI is clear to you all, the types are clear to you all, that is most important. The prohibited sectors are clear and the categories under which the FDI is permitted in the country. Please do have a look, I'm telling you again, please do have a look at the sectors that are there, under what category the FDI is permitted under different sectors. Now next topic in the next video. Till then, take care. Thank you.